हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनिशा है और आप देख रहे हैं जिनिशा क्लासेस। ग्रीन ओलंपियाड की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग लेवल 3 को स्टार्ट करने वाले हैं और पिछले सेशन में हमने लेवल 2 को कंप्लीट कर लिया था। तो लेवल 2 में क्लास 6, 7 एंड 8 क्लास के क्वेश्चन थे। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रीन ओलंपियाड होता क्या है। तो ग्रीन ओलंपियाड अदर ओलंपियाड की तरह ही होता है और ये इसे टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करवाती है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखे तो ऑफलाइन है और इससे पहले ऑनलाइन भी हुआ करता था। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ये, और अदर लैंग्वेजेस में नहीं होता। और कैटेगरी ये ग्रीन ओलंपियाड एंड GP4 यूथ। तो ग्रीन ओलंपियाड स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है, जितने भी 4 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है ये ग्रीन ओलंपियाड। और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है GP4 यूथ। तो आज के सेशन में हम लोग ग्रीन ओलंपियाड के लेवल 3 को कंटिन्यू करेंगे। और मार्किंग स्कीम, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और ग्रीन ओलंपियाड में लेवल्स देखें तो उसमें 4 लेवल्स में क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट लेवल में 4th एंड 5th क्लास के क्वेश्चंस हैं, और लेवल 2 में 6, 7, 8 क्लास के क्वेश्चन, लेवल 3 में 9th एंड 10th क्लास के क्वेश्चन, एंड लेवल 4 में 11th एंड 12th। तो अगर आपको इस ओलंपियाड से रिलेटेड अदर क्वेरीज है तो आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। Yes friends, without wasting any time, let's start our question part. तो क्वेश्चन पार्ट में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। A primitive organism has a relatively simpler body, design and structure. What are they referred as? तो चलिए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को समझते हैं। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है कि जब ये इनका एवोल्यूशन चल रहा था तो इनकी बॉडी बहुत सिंपलर फॉर्म में थी। तो जिनका जो भी वर्क होता था तो सेल के अंदर में हो जाता था। पर अब भी इनका स्ट्रक्चर वैसे ही सिंपल है, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सिंपलर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी लोअर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर डी एडवांस ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी लोअर ऑर्गेनिज्म। तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को हम लोअर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो अगर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स को देखें तो आप ये देख सकते हैं अमीबा है और ये पैरामीशियम है। तो ये ये दोनों सिंगल सेलुलर एनिमल्स है और इनका जितना भी फंक्शन होता है जैसे एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारा इनका सेल के अंदर में हो जाता है। Now let's move on क्वेश्चन नंबर 102. विटिकल्चर refers to cultivation of which fruit? तो विटिकल्चर में कौन से फ्रूट का कल्टीवेशन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्रेप्स। तो ग्रेप्स का इसमें कल्टीवेशन होता है। तो अगर इसे वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी के जो आसपास वाले एरियाज है ये ग्रेप्स के लिए बहुत फेमस है। ये ज्यादातर सिट्रस फ्रूट मेडिटेरेनियन सी के आसपास के एरियाज में होते हैं। और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में ग्रेप कैपिटल हम नासिक को कहते हैं। तो अगर सेकंड नंबर पे देखा जाए तो कर्नाटका आता है ग्रेप प्रोडक्शन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्रेप। और इससे रिलेटेड एक और टर्म है विनिकल्चर। तो विनिकल्चर में कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विटिकल्चर में ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है कि विनिकल्चर में। तो विनिकल्चर में जो ग्रेप से जो वाइन बनते हैं, ग्रेप वाइन, तो उसका प्रोडक्शन होता है विनिकल्चर में, और विटिकल्चर में ग्रेप्स का कल्टीवेशन होता है। Question number 103. Multicellular eukaryotes with cell wall that are autotroph and use chlorophyll for photosynthesis are known as. तो cell में भी 2 types होते हैं। तो first one is eukaryote and second one is prokaryote. तो इसमें eukaryote की बात की जा रही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि eukaryote सेल क्या होते हैं। तो eukaryote सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि और भी ऑर्गेनेल्स को बाउंड करके रखती है, और इसके अंदर और भी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और इसमें अगर मेन ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस जैसे कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। और उसके आसपास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
कॉलम। एंड माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो सेल में जो एनर्जी की नीड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही उसकी नीड पूरी होती है। तो ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की आपको इमेज दिख रही होगी। तो सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल अलग अलग क्यों है। तो इसमें वैक्यूल जो आप देख रहे हैं ये कंपैरेटिवली प्लांट सेल से छोटा होता है, प्लांट सेल से छोटा होता है एनिमल सेल में। और ये देख रहे हैं कि इसमें सेल वॉल भी होता है प्लांट सेल में, पर एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है और कोई सेल वॉल नहीं होती। और इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्लोरोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होता है जो कि प्लांट सेल को ग्रीन बनाता है, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसमें एक ऐसे यूकेरियोट सेल बतानी है जो कि जिसमें सेल वॉल हो। तो सेल वॉल किसमें? प्लांट सेल में है। और वो ऑटोट्रॉफ भी है। ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद बनाते हो, तो प्लांट सेल अपना फूड खुद से प्रोसेस करती है, तो ये ऑटोट्रॉफ भी है। और जिसमें क्लोरोफिल भी हो, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लांट टी। इसमें हमें बताना था कि ये कौन से किंगडम में आते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्लांट टी। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 104. The concept of naming, describing and classifying all plant and animal and microorganism is known as। तो जिसमें ऐसा कॉन्सेप्ट का बताना है जिसमें नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग, यानी उसमें जैसे कोई न्यू एनिमल डिस्कवर किया गया तो उसकी नेमिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे टेक्सोनॉमी के अंदर आते हैं। और जैसे कि ये जो एनिमल किंगडम है बहुत बड़ा है, एनिमल किंगडम और भी अलग अलग किंगडम है, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये भी अलग अलग किंगडम है। तो उसमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, तो इन सबको तो याद कर पाना तो बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से हमें हेल्प लेनी पड़ी टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी में जो ये ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, इन सबको क्लासिफाई किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टेक्सोनॉमी। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 105. Dash is responsible for transfer of characteristics from parent to offspring। तो जैसे आपने देखा होगा जो पेरेंट्स होते हैं तो उनके चिल्ड्रन भी उन्हीं की तरह दिखते हैं। तो ये किसकी वजह से ये होता है कि जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं तो उन्हीं के जैसे उनके ऑफस्प्रिंग भी होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जीन्स। तो हमने अभी सेल को डिस्कस किया था, तो सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो उसी को हम जीन कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जीन। तो चलिए इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो जैसे किसी के पेरेंट्स के जो आईज कलर है वो ब्लैक है, तो उनके जनरली क्या होता है कि उनके जो चिल्ड्रन है उनके भी आईज कलर ब्लैक होते हैं, और उनके पेरेंट्स का जो हेयर कलर है वो भी उनके चिल्ड्रन का भी वही होता है। तो ये सारा किसके वजह से होता है? ये सारा होता है जीन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 106. इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन अ न्यू प्लांट्स आर फॉर्म फ्रॉम। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है कि जितने जो प्लांट होते हैं तो उनके सेक्सुअल ऑर्गन को ना यूज करते हुए जो प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं तो उनसे एक न्यू प्लांट को जनरेट करने का प्रोसेस ही होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इनमें बताना है कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट को हम लोग यूज करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, रूट, फ्लावर्स एंड सीड, रूट, स्टेम एंड सीड, रूट, लीव्स एंड फ्लावर, रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर रूट, स्टेम एंड लीव्स। और इसका तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। पर हम ये भी देख लेते हैं कि ये जो 3 ऑप्शन है ये किस वजह से एलिमिनेट हो गए। तो रूट, फ्लावर्स एंड सीड, तो फ्लावर एंड सीड तो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, तो इसमें सेक्सुअल पार्ट नहीं चाहिए होते, तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। और ऑप्शन नंबर बी, रूट, स्टेम एंड सीड, तो इसमें सीड आ गया, तो फिर से ये ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी, रूट, लीव्स एंड फ्लावर, तो फ्लावर आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रूट, स्टेम एंड लीव्स। Question number 107. Waste generated at hospital and healthcare facilities is known as biomedical waste, and it is very infectious and hazardous that need to be treated scientifically.
विच ऑप्शन इज फॉलोड इन इंडिया टू ट्रीट बायोमेडिकल वेस्ट। जितने भी जो वेस्ट होते हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी से जो जनरेट होते हैं, तो उनको हम बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जानते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट ये बहुत इन्फेक्शियस एंड हजार्डस होता है। तो इन्फेक्शियस एंड हजार्डस क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, तो अगर उसे अच्छे से ट्रीट ना किया गया तो उसमें जो इन्फेक्शन है वो अदर एनिमल्स एंड लोगों को फैलने के पूरे चांसेस होते हैं। और इसे अगर ट्रीट ना किया गया तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और इसे साइंटिफिकली भी ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें से बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कि कौन से वे से हम लोग इंडिया में बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यूवी रेज ऑटोक्लेविंग एंड इंसिनरेशन एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ऑप्शन नंबर बी, reuse, recycling and recovery. Option number C, segregation, composting and recycling. Option number D, none of the above options. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूवी रेज। तो चलिए इसमें जो वेव्स दिए हुए उनको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें यूवी रेज, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है तो उसे यूवी रेज में ट्रीट किया जाता है, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे किल हो जाए। और ऑटोक्लेविंग, तो ऑटोक्लेविंग एक मशीन होता है जिसमें एक सर्टेन टेम्परेचर पे स्टीम सेट किया जाता है और इसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट को डाल दिया जाता है, तो जिसकी वजह से स्टीम से उसमें के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस वो सारे डेड हो जाते हैं। इंसिनरेशन, तो इंसिनरेशन में वेस्ट को बर्न कर दिया जाता है। तो वेस्ट को बर्न कर देते हैं तो उसके हेल्प से हम लोग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी खड़ा कर सकते हैं। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जैसे कि हम लोग जब इंसिनरेशन से वेस्ट जलाएंगे तो जब हम उसे जलाएंगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस हीट से हम लोग एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, UV rays, autoclaving, incineration and waste to energy plant. Question number 108. Name the term that describes waste that flammable, reactive and corrosive. तो हमें एक ऐसे वेस्ट को डिफाइन करना है जो कि फ्लेमेबल हो, रिएक्टिव हो और कोरोसिव हो। तो फ्लेमेबल क्या होता है? जो जल्दी आग पकड़ता हो। रिएक्टिव मतलब उसे अगर इन्वायरमेंट में रख दिया जाए तो एयर एंड वाटर से वो बहुत जल्दी रिएक्ट करके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता हो। और कोरोसिव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजार्डस वेस्ट। और जैसे कि जो लैब से जो एसिड्स निकलते हैं और जितने भी अलग अलग तरह के केमिकल्स निकलते हैं तो उनको भी ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। फैक्ट्री से जो हाईली रिएक्टिव जो एसिड्स निकलते हैं तो उनको भी ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है और ये हजार्डस वेस्ट के अंदर में आते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, हजार्डस वेस्ट। Question number 109. In a dash economy, must the waste end up in landfill or incinerators and is lost or discarded in a manner that cause environmental pollution of land, water and air? तो हमें एक ऐसी इकोनॉमी बतानी है जिसमें लैंडफिल्स में सारा कूड़ा डाल दिया जाता है कि जैसे लोगों ने लैंडफिल्स में डाल दिया, लैंडफिल्स मतलब ऐसे फेंक दिया, और इंसिनरेटर्स यानी जला दिया वेस्ट को, और लोगों ने इस तरह से डिस्कार्ड कर दिया जिससे हम उसे वापस रिसाइकल भी नहीं कर सकते और लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन भी कॉज होता है। तो ये कैसे कॉज होता है कि जैसे कि अगर आपने लैंडफिल्स में फेंक दिया तो लैंड पॉल्यूशन हो जाएगा कि वहाँ की जो सॉइल होगी तो वो इनफर्टाइल बन जाएगी, और अगर हमने यही वेस्ट वाटर बॉडीज में थ्रो कर दिया तो वाटर बॉडीज भी पॉल्यूट होंगी। और एयर, हमने इंसिनरेटर से उसे बर्न कर दिया, तो हमने अगर सारे वेस्ट इंसिनरेटर से बर्न कर दिया तो उससे एयर पॉल्यूशन भी होगा। तो ऐसी इकोनॉमी को हम लीनियर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, लीनियर इकोनॉमी। तो एक और टर्म है सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी जिसमें हम वेस्ट को हम रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल को, ये जो 3 R's होते हैं उसमें वो फॉलो किया जाता है कि जैसे कि कोई न्यू प्रोडक्ट बना फैक्ट्री से, फिर लोगों ने उसे यूज किया और अच्छे से उसे डिस्पोज किया, तो फिर उसे वापस रिसाइकल करके न्यू प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, लीनियर इकोनॉमी। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 110. Impurities from wastewater are cleaned before it is led into water bodies or reused. From the option provided below,
चूज द प्रोसेस दैट इज फॉलोड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो इस जो इम्प्योरिटीज होते हैं वेस्ट वाटर में, जैसे कि हम हमारे हाउस होल्ड से जो जितना भी वेस्ट वाटर होता है तो उसको पहले अच्छे से ट्रीट किया जाता है, फिर उसे वाटर बॉडीज में मिलाया जाता है, उसे वाटर बॉडीज में भी मिला दिया जाता है और बाकी का जो पानी होता है उसे रीयूज भी किया जाता है। तो हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन से प्रोसेस से उस वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो हम लोग सबसे पहले ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे जितने भी जो वेस्ट वाटर होते हैं जहाँ पे ट्रीट किया जाता है तो उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो हमारे घर से जो हाउस होल्ड से जितना भी वेस्ट वाटर निकला और भी जो हाउस से निकला घर से पानी, तो वो फिर जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक, फिर वो पाइपलाइन वहां तक जाएगी। तो वहां पे एक बार स्क्रीन चेम्बर होता है जहाँ पे बार्स लगी होती है और वहां से वेस्ट वाटर को पास कराया जाता है और जितने भी सॉलिड इम्प्योरिटीज जैसे प्लास्टिक क्रैपर्स और स्टोन्स और पेबल्स वो सारे यहाँ पे बार स्क्रीन चेम्बर में कलेक्ट हो जाते हैं और बाकी का बचता है पानी। तो पानी को फिर हम लोग प्राइमरी सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं, जिसमें वहां पे उसे एक बड़े से कंटेनर में सेटल होने के लिए जो और भी जो सॉलिड वेस्ट बचा है तो उसको सेटल करने के लिए रख दिया जाता है। तो जब वो वेस्ट अच्छे से सेटल हो जाता है तो फिर ये जो पानी बचा है तो इसे फिर भेज दिया जाता है एयरेशन टैंक में। तो एयरेशन टैंक में ही मेन जो फिल्ट्रेशन का काम है वो एयरेशन टैंक में ही होता है। तो एयरेशन टैंक में यहाँ पे वाटर भेज दिया जाता है। तो वाटर भेजने के बाद इसमें कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भेज दिए जाते हैं जिससे कि इसमें जो वेस्ट है तो वो उसको कंज्यूम कर सके। तो एरोबिक बैक्टीरिया ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ये उन्हीं पे फीड करते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया को इसके अंदर डाल दिया जाएगा और एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की बहुत नीड होती है तो उसमें से अलग से एक ऑक्सीजन की पाइपलाइन डाल दी जाएगी जिससे उनको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता रहे। अब फिर जब एरोबिक बैक्टीरिया का काम हो जाएगा तो उसे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल दिया जाएगा। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया बचेंगे नीचे सेटल हो जाएंगे तो फिर उन्हें भेज दिया जाएगा स्लज ड्राइंग बेड्स में। तो स्लज ड्राइंग बेड में जो वो जो एरोबिक बैक्टीरिया है उन्हें ड्राई कर दिया जाएगा और जितना भी और भी जो सॉलिड वेस्ट है उसको ड्राई कर दिया जाएगा। तो जैसे लैंडफिल्स में जो काम आता है जैसे जो काम आता है पेबल्स और रेत और वो सब फिर वो उसमें भी डंप कर दिया जाता है। तो अब हमारे पास बचा साफ पानी। तो ये जो हमारे पास सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो हमारे पास पानी बचा है तो उसको हम लोग फिर वाटर बॉडीज में मिला देते हैं और कुछ वाटर को हम लोग क्लोरीनेशन में भेज देते हैं। तो क्लोरीनेशन में हम लोग उसमें क्लोरीन डाल के फिर उसको एक ड्रिंकिंग वाटर बना देते हैं। तो इसमें आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आई है यूवी रेस ट्रीटमेंट। तो यूवी रेस ट्रीटमेंट की हेल्प से उसमें जो और भी जो इम्प्योरिटीज है ड्रिंकिंग वाटर में जो नहीं होनी चाहिए उसको फिर यूवी रेस से किल करके और फिर उसे ड्रिंकिंग वाटर के पाइपलाइन में भेज दिया जाता है। तो ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक ओवरव्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे कि आपने देखा ना यहाँ पे जितने प्लास्टिक रैपर स्टोन पेबल्स और सैंड ये सब जो कलेक्ट हुआ था ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक तक ये फिजिकल ट्रीटमेंट हुआ। फिर एरेशन टैंक में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुआ, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो किया गया। फिर उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट हुआ। तो इसमें हमसे पूछा है कि वाटर बॉडीज में मिलाने के लिए कितने प्रोसेसेस करने पड़ते। तो ये तो पीने का पानी बनाने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ा और पर इसमें पूछा गया कि वाटर बॉडीज में मिलाने के लिए कितना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने लेवल 3 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।